पीढ़ी स्केनिस्कीफॉर्मेस, प्रजाति स्केनिस्कीडाई। जलीय समुद्र के उड़ने में असमर्थ पक्षी है जो केवल दक्षिणी गोलार्ध, विशेष रूप से अंटार्कटिक में पाए जाते हैं। पानी में जीवन के लिए अत्यधिक अनुकूलित पेंगुइन विपरीत रंगों, काले और सफेद रंग के बालों वाला पक्षी है और उनके पंख यानी हाथ फ्लिपर बन जाते हैं। पानी के नीचे तैराकी करते हुए अधिकांश पेंगुइन पकड़ी गई छोटी मछलियों, क्वेड और अन्य जलीय जंतुओं का भोजन बनाते हैं। वे अपना लगभग आधा जीवन धरती पर और आधा जीवन महासागरों में बिताते हैं। सामान्य तथ्य, वैज्ञानिक वर्गीकरण, मॉडर्न जेनेरा। हालांकि सभी पेंगुइन प्रजातियां दक्षिणी गोलार्ध की मूल निवासी हैं, लेकिन ये केवल अंटार्कटिक जैसे ठंडे मौसम में ही नहीं पाई जाती। वास्तव में पेंगुइन कुछ प्रजातियां अब कुछ केवल ही दक्षिण में रहती है। कई प्रजातियां शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है और एक प्रजाति गैलापागोस पेंगुइन भूमध्य रेखा के पास रहती है। सबसे बड़ी जीवित प्रजाति एम्परर पेंगुइन है। वयस्क की ऊंचाई औसतन 1.1 मीटर यानी 3 फुट 7 इंच लंबा और वजन 35 किलोग्राम यानी 75 पाउंड होता है। सबसे छोटी प्रजाति लिटिल ब्लू पेंगुइन यूडीपटुला माइनर फेरी पेंगुइन से नाम से जानी जाती है। उसकी लंबाई ऊंचाई लगभग 40 सेंटीमीटर यानी 16 इंच और वजन 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड होता है। वर्तमान में पाए जाने वाले पेंगुइनों में बड़े पेंगुइन ठंडे क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि छोटे पेंगुइन आमतौर पर शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु में भी पाए जाती है। इसे भी देखें बर्गमैन्स रूल। कुछ प्राग ऐतिहासिक प्रजातियां आकार में वयस्क मानव जितनी ऊंची तथा वजनी थी। ये प्रजाति अंटार्कटिक क्षेत्रों में ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत अंटार्कटिक उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में ज्यादा विविधता मिलती थी और कम से कम एक विशाल पेंगुइन उस क्षेत्र में मिला है जो भूमध्य रेखा 35 से 2000 किलोमीटर दक्षिण से ज्यादा दूर नहीं तथा जहाँ का वातावरण आज के अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म था। वितरण और व्यास। हालांकि सभी पेंगुइन प्रजातियां दक्षिण गोलार्ध के मूल निवासी हैं, लेकिन ये केवल अंटार्कटिक जैसे ठंडे मौसम में नहीं पाए जाते। वास्तव में पेंगुइन की केवल कुछ प्रजातियां वास्तव में दक्षिण में इतनी दूर है कि कम से कम 10 प्रजातियां शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। इनमें एक गैलापागोस पेंगुइन उत्तर में गैलापागोस द्वीप समूह जितना दूर है, किंतु यह केवल अंटार्कटिक की धारा के ठंडे प्रचुर पानी के द्वारा संभव हो सकता है जो इन द्वीपों के आसपास बहता है। कई लेखकों का सुझाव है कि पेंगुइन बर्गमैन के नियम का एक सटीक उदाहरण है, जिसके अनुसार बड़े शरीर वाली आबादी छोटे शरीर वाली आबादी से उच्च अक्षांश पर रहती है। इस बारे में कुछ असहमति और कई अन्य लेखकों ने
उल्लेख किया है कि कई पेंगुइन जीवाश्म इस परिकल्पना को गलत साबित करते हैं और प्रजातियों का विविधता पर केवल अक्षांश के बजाय समुद्री धाराओं और लहरों का ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है। पेंगुइन की कुछ प्रमुख आबादियां यहाँ पाई जाती है: अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। शारीरिक रचना और शरीर विन्यास। ऑर्कास और रास अंटार्कटिक में एडेलिया पेंगुइन के साथ एक हिमशैल है। तैरना ड्राइगलिस्की बर्फजीव पृष्ठभाग में दिखाई देता है। पेंगुइन खुद की जलीय जीवन के लिए अनुकूल बना लेते हैं। उनके बाकी पंख अब फ्लिपर उसके हाथ बन गए हैं, जो हवा में उड़ना के लिए उपयुक्त बेकार है। पानी में तथापि पेंगुइन आश्चर्यजनक ढंग से फुर्तीले है। पेंगुइन की तैराकी हवा में उड़ते पक्षियों की उड़ान के बहुत समान है। मुलायम बालों में हवा की एक परत संरक्षित होती है, जो उछाल में सहायता करती है। हवा की परत पक्षियों को ठंडे पानी से बचने के भी मददगार होती है। भूमि पर पेंगुइन अपनी खड़ी मुद्रा के संतुलन को बनाने के लिए अपनी पूंछ तथा पंखों का उपयोग करते हैं। सभी पेंगुइन का छद्म आवरण दो विपरीत रंगों में होता है, अर्थात उनकी पीठ काली होती है और पंखों के साथ अगला हिस्सा सफेद होता है। एक शिकारी के लिए नीचे से ऊपर देखते हुए पेंगुइन के सफेद पेट और परावर्तित होती पानी की सतह के बीच अंतर करना कठिन होता है। उनकी पीठ पर काले बाल उन्हें ऊपर से आच्छादित करते हैं। पेंगुइन गोता लगाकर 6 से 12 किलोमीटर घंटे प्रति घंटे की गति तक पहुंच जा सकते हैं। हालांकि 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति भी सूचित की गई है, जो कि एक चौंका देने वाली उड़ान के लिए अधिक वास्तविक होती है। छोटे पेंगुइन आमतौर पर गहरा गोता नहीं लगाते। वे केवल 1 या 2 मिनट की अवधि वाले गोते के साथ सतह के पास अपना शिकार पकड़ते हैं। बड़े पेंगुइन जरूरत के अनुसार गहरा गोता लगा सकते हैं। बड़े एम्परर पेंगुइन गोते 22 मिनट में 565 मीटर की गहराई तक पहुंचने के लिए दर्ज किए गए। पेंगुइन या तो अपने पैरों के सहारे चलते हैं या बर्फ पर अपने पेट की फिसलते हुए आगे चलते हैं। एक चाल जिसे टोबोगेलिंग कहा जाता है, जो तेज चलने की स्थिति में ऊर्जा बचाती है। अगर वे अपने अधिक जल्दी चलना चाहते हैं तो या खड़ी चढ़ाई या चट्टानी हालांकि में चलना चाहते हैं तो एक साथ अपने दोनों पैरों में कूदते हैं। पेंगुइन की अन्य पक्षियों की आवाज सुनने की क्षमता औसत होती है। इसका प्रयोग नर और मादा तथा चूंजों द्वारा एक दूसरे को भीड़ भरी कॉलोनियों में खोजने के लिए करते हैं। उनकी आंखों में पानी के नीचे देखने के लिए और उनकी शिकार ढूंढने की तथा शिकारियों से बचने की प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित है। बताया जाता है कि हवा में वे अधिक दूर नहीं देख सकते, हालांकि
शोध ने इस परिकल्पना का असमर्थन नहीं किया। नागासाकी पेंगुइन एक्वेरियम पर गेंटू पेंगुइन पानी के नीचे के तैराकी। पेंगुइन में तापरोधी पंखों की मोटी परत होती है जो उन्हें पानी में गर्म रखती है। हवा की तुलना में पानी में गर्मी तेज कम होती है। एम्परर पेंगुइन जो सबसे बड़े पेंगुइन हैं, सभी पेंगुइन में से विशालकाय होते हैं जो कि सापेक्ष सतह क्षेत्र और गर्मी में कमी को घटाता है। वे अपने हाथ पैरों का रक्त प्रवाह नियंत्रित करते हैं और उसका लिए वो सक्षम होते हैं, जिससे ठंडा होने वाले रक्त की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन फिर भी हाथ व पैर ठंड में जमने से बच जाते हैं। अंटार्कटिक सर्दियों की अत्यधिक ठंड में नरों को मौसम का स्वयं मुकाबला करने के लिए छोड़कर मादाएं समुद्र में भोजन तलाशती है। वे अक्सर गर्म होने के लिए झुंड में इकट्ठा होते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए जगह बदलते हैं। प्रत्येक पेंगुइन को गर्माहट के बीच वाली जगह मिले। वे नमकीन पानी पी सकते हैं क्योंकि उनकी सुपर ऑर्बिटल ग्रंथि उनके रक्त से फालतू नमक छांट लेती है। नमक का एक तरल पदार्थ में बदलकर नाक के रास्तों से उत्सर्जित होता है। उत्तरी गोलार्ध के औक बाहरी तौर पर पेंगुइन के समान है। ये पेंगुइन से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का विचार में वे मध्यम बदलाव के विकास के परिणाम स्वरूप है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।